फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 10। इसमें हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे सुश्रुत निदान स्थान, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है नेता रोग स्मूराट कहा गया है। किसको कहा गया है? नेता रोग स्मूराट, ये वात को कहा गया है। नेक्स्ट इज शुक्र दोष और प्रमेय का कारण क्या है? अपान और व्यान वायु विकृति। अति व्यवाय यानी अति मैथुन और अव्यवाय ये दोनों ही किसके कारण हैं? वात रक्त के निदान में आ जाते हैं। अति व्यवाय अव्यवाय दोनों वात रक्त के निदान हैं। वात रक्त में रक्त की दुष्टि त्रिदोष से होती है। इसमें मेंशन करा हुआ है त्रिदोष से होती है, लेकिन अगर हम संहिता में जाएं तो उसमें श्लोका में लिखा है कि रक्त की दुष्टि वात से हो सकती है, पित्तवात से हो सकती है या फिर कफवात से हो सकती है। नेक्स्ट इज वात रक्त में जानु पर्यंत स्फुटन होने पर ये जो डिजीज़ है वात रक्त असाध्य हो जाता है। जानु पर्यंत स्फुटन। 1 वर्ष पुराना वात रक्त याप्य होता है। और इसमें अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखें तो 3 साल पुराना अर्दित असाध्य होता है। और बाधिर्य और श्लीपद ये 1 साल पुराने हो जाएं तो असाध्य होते हैं। उन्माद 13 साल पुराना होने पर असाध्य होते हैं। या पॉइंट्स नोट कर सकते हैं या इसे रिपीटेडली सुन सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको गोविंद पारेख में नहीं मिलेंगे। अर्श 1 साल पुराना कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। एंड धुन स्तंभी 10 रात्रि न जीवंती, मतलब धनु स्तंभ का जो पेशेंट होता है 10 रात तक ही जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो द्विदोषज वात रक्त होता है वो भी याप्य होता है और 1 साल पुराना वात रक्त याप्य माना गया है। नेक्स्ट इज पातयंती अंतरा। अंतरा लक्षण किसका कहा गया है? अंतरा लक्षण कहा गया है अपतानक का। अपतानक को हम टेटनस भी बोलते हैं। गर्भपात जन्य अगर रक्तस्राव हो जाए, हेमरेज हो जाए, या फिर आघात जन्य अपतानक हो जाए, ट्रॉमा से अगर टेटनस हो जाता है तो असाध्य माना गया है, ठीक है। ट्रॉमा से टेटनस इन द सेंस कि अगर कोई ट्रॉमा चोट लगी है और बहुत ज़्यादा खून बह गया है और हमने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया और हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे अगर टेटनस होता है तो उस दैट इज़ असाध्य। अर्दित नेक्स्ट आ जाता है। अर्दित अर्दित को वैसे हम बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पातयंती अंतरा का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था अपतानक का लक्षण माना गया है। पातयंती अंतरा मतलब बार बार गिरना, ठीक है। अर्दित की दोष अनुसार साध्य असाध्यता। केवल वातज जो अर्दित है जिसमें वायु इन्वॉल्व है दैट इज कृच्छ साध्य। अन्य दोषों से युक्त अगर वातज अर्दित है तो साध्य माना जाता है। धातुक्षय जन्य अर्दित है, जहाँ पे आयुर्वेद में धातुक्षय वर्ड आ गया वहाँ पे आप मोस्टली असाध्य ही मान के चलो। तो धातुक्षय जन्य अर्दित है दैट इज असाध्य। अपतंत्रक में दोष रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं अपतंत्रक में दोष? अपतंत्रक होता क्या है? अपतंत्रक होता है हिस्टेरिया, ठीक है। तो अपतंत्रक में दोष रहते हैं सिर में, शंख में और हृदय में। मन्य स्तंभ में दोष कौन कौन से होते हैं? ये कई बार पूछा गया है। मन्य स्तंभ में दोष होते हैं वात और कफ। बाधिर्य में दोष कौन से होते हैं? वातज या फिर बाधिर्य होता है वात कफज। नेक्स्ट आ जाता है क्लाय खंज का लक्षण क्या है? क्लाय खंज का लक्षण होता है वेपन और खंजता। इसमें श्लोका में अगर हम संहिता में देखें तो विमुक्त संधि प्रबंधनम भी है। अच्छा, क्लाय खंज का मतलब क्या होता है? क्लाय खंज का मतलब आपको मैं एक आसान मतलब बताती हूँ। हमारी जो कमर होती है उसमें जो वायु विकृत पेल्विक रीजन में या फिर लंबर एरिया में वायु विकृत हो जाती है, जो कि हमारी लेग्स की कंडराएं होती हैं उसको आक्षेपित कर देती है, जिससे व्यक्ति लंगड़ा के चलने लगता है, उसे खंजता बोलते हैं। और अगर दोनों लेग्स में ज़्यादा ही मतलब कि कंडराओं को आक्षेपित कर दिया कि दोनों लेग्स मतलब चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पंगु। और वेपता का मतलब क्या होता है? कंपन। चलने से पहले वो कांपता है, उसकी टांगें कांपती हैं, ठीक है। तो क्लाय खंज का मतलब होता है
क्लाय खंज में लक्षण होते हैं वेपन और खंजता, ठीक है, मतलब लंगड़ा के चलना और इसके साथ ही कांपना। क्लाय खंज का एक और पॉइंट है कि ये केसरी दाल जो होती है उससे होने वाली विकृति होती है। तूनी, तूनी का मतलब वैसे अगर मॉडर्न में देखें तो रीनल कॉलिक लिया गया है। तूनी मलाशय या मूत्राशय से ये जो पीड़ा, तूनी एक वेदना होती है, पेन होती है, वो मलाशय या फिर मूत्राशय से पीड़ा लिंग की ओर प्रवृत्त होती है, मतलब नीचे की ओर। प्रतितूनी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिंग से पीड़ा मलाशय या मूत्राशय की ओर प्रवृत्त होती है। इसके बाद आ जाता है प्रत्याध्मान के लक्षण। प्रत्याध्मान मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अच्छा, तूनी को हम रीनल कॉलिक बोलते हैं और वहीं पे हम प्रतितूनी को इंटेस्टाइनल कॉलिक बोलते हैं, ठीक है, जब वो नीचे से ऊपर एब्डोमेन की तरफ पीड़ा आती है, लिंग से पीड़ा मलाशय मूत्राशय की ओर प्रवृत्त होती है। प्रत्याध्मान लक्षण जो होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये अमाशय स्मूथ होती है, मतलब अमाशय से स्टार्ट होती है, और विमुक्त पार्श्व हृदय, इसमें दो लक्षण बताएं। अमाशय स्मूथ मतलब अमाशय से शुरू होती है, एंड द सेकेंड इज विमुक्त पार्श्व हृदय, ठीक है। हृदय में भी ये मतलब जैसे ब्लॉटिंग हो जाए उस तरह की ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैटुलेंस, मतलब गैस की जैसे प्रॉब्लम हम कहते हैं उस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे लगता है जैसे कि पार्श्व और हृदय विमुक्त हो गए हैं। किस रोगी को सदैव पांडुरोग, ग्रहणी दोष या शोष से पीड़ित होने की शंका बनी रहती है? मतलब एनीमिया, पांडुरोग, ग्रहणी दोष, ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड शोष, अगर एनीमिया होगा, ग्रहणी होगा तो शोष तो हो ही जाएगा। तो तीनों से पीड़ित होने की आशंका किसको रहती है? अर्श के रोगी को, ठीक है। अर्श के रोगी को, अगर अर्श है, हेमरॉइड्स हैं तो ब्लड लॉस तो होगा, फिर शोष भी होगा, एंड अर्श में अग्निमंद भी रहती है तो ग्रहणी दोष भी होगा। अर्श, ग्रहणी दोष, ये सब इंटर रिलेटेड है। एंड देन अच्छा, इसमें पांडुरोग, ग्रहणी और शोष, ये तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अर्श के रोगी को हो सकता है। आचार्य चरक ने पांडुरोग, ग्रहणी रोग, ठीक है, पी फॉर पांडु, जी फॉर ग्रहणी, PG+U, उदर रोग, ये तीनों रोग अर्श के रोगी को होना बताया है, ठीक है। एंड आचार्य वाग्भट ने PGU, पांडु, ग्रहणी, उदर रोग प्लस गुल्म, ये होना अर्श के रोगी को बताया है। एंड नेक्स्ट इज, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं या इसे बार बार सुनने से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, नाभि पर होने वाले अर्श की आकृति क्या होती है? गंडू पद मुख सदृश, मतलब अर्थवॉर्म जो गंडुए होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे जो उसकी जो शेप होती है वैसे ही शेप नाभि पर होने वाली अर्श की होती है। चर्मकील का कारण क्या है? चर्मकील का कारण यहाँ पे दोस्तों व्यान वायु बताया है, बट इसमें व्यान वायु और कफ ये दोनों कारण माने गए हैं। लिंग अर्श की अगर मैं आपको पूछूं तो लिंग अर्श की आकृति क्या होती है? लिंग अर्श की आकृति होती है कूर्च आकृति, ठीक है। और योनि अर्श की आकृति कौन सी होती है? छत्राकार करीर, ये वर्ड आप याद रखना, छत्र आकार करीर। चर्मकील कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, VPKR, रक्तज, ठीक है। 3 तो दोष हो गए प्लस रक्तज। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अश्मरी। अश्मरी का अधिष्ठान क्या है? श्लेष्मा। अश्मरी के भेद 4 होते हैं, VPK, वात, पित्त, कफ एंड शुक्रज। पूर्व रूप क्या है अश्मरी के? बस्त गंधी मूत्र प्रवृत्ति, बस्त मतलब बकरा, बकरे के गंध के समान मूत्र की प्रवृत्ति होती है। मूत्र का वर्ण कौन से कलर का होता है? यूरिन कलर गोमेद प्रभ, गोमेद के वर्ण के जैसा। शुक्र अश्मरी की स्थिति वृषण एवं मेड़ के बीच में होती है। अश्मरी का निर्माण होता है वात, पित्त, कफ के उपस्नेह से। वैसे आचार्य ने अगर हम इसके पूर्व रूप देखें तो उसमें श्लोका में बताया हुआ है यथा स्ववेदना दुष्टम सांद्रम अथ आविलम, मतलब
यथा संवेदना, जैसा दोष होगा उसके अनुसार वेदना होगी। और आविल मूत्र की प्रवृत्ति बताई हुई है। तो आचार्य ने अश्मरी में आविल मूत्र बताया है। आविल मूत्र और किस में बताया है? प्रमेय में। प्रमेय में भी आविल मूत्र होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अश्मरी में वेदना होती है, प्रमेय में वेदना नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं मलाधार प्राण आयतनम उत्तमम व अलाभु इस संज्ञा दी गई है। ये किसको संज्ञा दी गई है? मलाधार है, ठीक है, प्राण आयतमम उत्तमम और अलाभु, ये वस्ती को संज्ञा दी गई है, वस्ती के लिए कहा गया है। मलाधार प्राण आयतन उत्तमम और अलाभु। अच्छा, प्राण आयतन उत्तमम ये किसके लिए कहा गया है? प्राण आयतनम उत्तमम ओज के लिए भी कहा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस आयुर्वेद अनुसार मूत्र निर्माण होता है आमाशय से और पक्वाशय से। यहाँ पे आमाशय और पक्वाशय दोनों दिया गया है, बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मूत्र निर्माण पक्वाशय से होता है, ओके। और कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्सिलेट जो स्टोन होता है वो वातज अश्मरी होता है। पित्तज अश्मरी जो यूरिक एसिड से बना हुआ स्टोन होता है। एंड कफज फॉस्फेटिक कैलकुलस होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सिलेट वातज, यूरिक एसिड पित्तज एंड फॉस्फेटिक कैलकुलस इज कफज। द नेक्स्ट इज कुछ प्रमुख भगंदरों के लक्षण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भगंदर हम देखें तो शतपूनक, उष्ट्रग्रीव, शंबुक आर्तव, सन्निपातिक, उन्मार्गी, ठीक है। तो अच्छा, आचार्य चरक ने भगंदर का वर्णन कहाँ किया है? आचार्य चरक ने भगंदर का वर्णन 12वें अध्याय में, चरक चिकित्सा 12 में, शोथ के चैप्टर में भगंदर का वर्णन किया है। बहुत ब्रीफ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बट भगंदर का वर्णन वहाँ मिलता है। चरक चिकित्सा 12वां अध्याय शोथ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि जो शतपूनक है, इसको ये वातज भगंदर बोलते हैं। शतपूनक को ये अणुर्मुखेर छिद्रो पूर्यते, मतलब कि जैसे छाननी होती है वैसे ही अणु छिद्र होते हैं इसमें छोटे छोटे। उष्टग्रीव, इसमें आ जाता है पित्तज भगंदर। व्रणाश्च अग्नि क्षार आभ्याविव दह्यते, मतलब ऐसा व्रण होता है जिसमें अग्नि और क्षार के समान दहन, बर्निंग सेंसेशन होती है। कफज में, कफज इसमें वैसे कफज भगंदर मेंशन नहीं किया, पर मैं आपको बता दूं, कफज भगंदर जिसमें स्राव निकलता है, इसको परिस्रावी भी बोलते हैं। एंड सन्निपातिक शंबुक आर्तव, शंबुक आर्तव को हम सन्निपातिक भगंदर भी बोलते हैं, ठीक है। सन्निपातिक मतलब त्रिदोषज हो गया। शंभु जिनकी 3 आँखें होती हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, त्रिनेत्र, तो शंबुक आर्तव सन्निपातिक भगंदर बोलते हैं। पाद अंगुष्ठ प्रमाण, ठीक है, मतलब एक लंप होता है जो पाद अंगुष्ठ प्रमाण होता है। उन्मार्गी, ये अगंतुज भगंदर है, ठीक है। उन्मार्गी जो कृमीकृत होता है, उन्मार्गी कृमीकृत। तो वात पित्त कफ में, वातज में शतपूनक हो गया जिसमें बहुत सारे छिद्र हैं। पित्तज में उष्टग्रीव हो गया जो अग्नि और क्षार के समान दहन होता है जिसमें। कफज में परिस्रावी हो गया। एंड सन्निपातज में शंबुक आर्तव हो गया, ठीक है। VPKS ये 4 और 5वां है उन्मार्गी। उन्मार्गी जिसको हम अगंतुज भी बोलते हैं, अगंतुज भगंदर, ये कृमीकृत होता है, कृमीकृत। और इसके बाद सभी भगंदर कृच्छ साध्य माने गए हैं, जबकि शतज और त्रिदोषज भगंदर असाध्य माने गए हैं, ओके। आचार्य सुश्रुत ने 2 भगंदर और माने हैं, प्राचीन भगंदर एंड अर्वाचीन भगंदर। प्राचीन भगंदर होता है कि ओपनिंग बाहर की तरफ हो, एंड अर्वाचीन मतलब जिसकी ओपनिंग अंदर की हो और हो। इसके बाद आ जाता है, अगर अपतंत्रक देखें तो दोष अनुसार अपतंत्रक वात कफज अपतंत्रक होता है, ठीक है। एंड अच्छा, अपतंत्रक में वात और कफ दोष होते हैं, और मैंने आपको पहले अभी बताया कि इसमें जो दोष होते हैं शंख में, सिर में, शंख मतलब टेम्पोरल एरिया में,
और सिर में और हृदय में होते हैं। वात कफश दोष और वात कफश जो दोष है वो और कौन कौन से डिजीज़ में होता है? ये है अपतंत्रक, मन्यास्तंभ एंड दंड अपतानक, बाधिर्य, पादहर्ष, प्रत्याधमान, मूक, मिनमिन, गदगद। ये नोट कर लीजिए, इन सब में वात कफ दोष इन्वॉल्व होता है। पाद दाद इसमें वात पित्त और रक्त दोष इन्वॉल्व होते हैं। क्रोष्टुक शीर्ष इसमें वात और रक्त दोष इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुश्रुत निदान 5, कुष्ठ। इसमें बताए हैं सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं और कृमि युक्त माने गए हैं। बट अगर हम दोष अनुसार देखें तो जो कृमि युक्त कुष्ठ होते हैं वो स्पेशली वो कुष्ठ होते हैं जिसमें पित्त दोष इन्वॉल्व होता है। और धातुगत कुष्ठ में मेदज, अस्थि और मज्जा धातुगत कुष्ठ जो होता है उसमें कृमि युक्त होते हैं वो, ठीक है। एंड वाग्भट ने कृमि युक्त कुष्ठ 3 प्रकार के माने हैं, PAR परिक्षेपी, अर्शोभगंधर एंड ऋजु। परिक्षेपी, अर्शोभगंधर, ऋजु ये कृमि युक्त है। एंड आचार्य सुश्रुत ने मैंने आपको बताया अभी मेदज, मेद अस्थि मज्जागत जो धातु है, मेद अस्थि मज्जा, या अस्थि मज्जा मेद, मतलब ये तीनों धातुगत जो कुष्ठ हैं वो कृमि युक्त हैं। एंड पित्त दोष कुष्ठ कृमि युक्त हैं। बट अदरवाइज सभी कुष्ठ इन्होंने त्रिदोषज माने हैं एंड सभी कुष्ठ इन्होंने कृमि युक्त माने हैं। सभी पैथिक कुष्ठों में कृमि सामान्य लक्षण बताया गया है। मतलब पैथिक कुष्ठ में प्रेफरेबली कृमि सामान्य लक्षण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। धातुगत कुष्ठ के लक्षण, अगर कुष्ठ त्वचागत होता है तो उसमें विवर्णता आती है और स्वेद होता है, मतलब स्किन डिस्कलरेशन एंड स्वेटिंग। रक्तगत, अगर रक्त में इन्फेक्शन हो चुका है, रक्त में आपका स्किन डिसऑर्डर पहुंच चुका है तो उसमें अति स्वेद और दुर्गंधित रक्त की प्रवृत्ति होती है। दुर्गंधित रक्त मतलब कि इस वीपुएक, पस डिस्चार्ज होना, ठीक है, और स्वेद बहुत ज़्यादा होना। मांसगत कुष्ठ में पीड़िका उत्पत्ति होती है, ठीक है, अगर मांस में पहुंच गया है तो पीड़िका होती है। और मुख शोथ, माउथ में स्वेलिंग आ जाती है, इसको श्लोका में वक्र शोष भी बोला गया है, ठीक है। तो अगर आपको वक्र शोष लक्षण आए कि किस में मिलता है तो आप कह सकते हैं मांसगत कुष्ठ में मिलता है। मेदोगत कुष्ठ शरीर अंग भेदन, इसे गात्राणाम भेदनम भी बोला गया है। शरीर के अंगों का भेदन होता है, ठीक है, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, डिटेरियोरेशन हो जाती है, अंग अलग होने लगते हैं। शरीर अंग भेदन और कृमियों की उत्पत्ति होने लगती है अगर मेद में कुष्ठ पहुंच जाए, ठीक है। एंड इसके साथ है अस्थि मज्जागत, मतलब उससे भी ज़्यादा गंभीर लक्षण होने लगते हैं। इसमें नासा भंग होती है और नेत्र लालिमा होती है। न से नासा भंग, न से नेत्र लालिमा, यह अस्थि मज्जागत कुष्ठ में बताया गया है। शुक्रगत में कोढ़ने होता है। कोढ़ने का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मिटी। इसमें अंगुली वैकल्प भी इसको बोलते हैं, मतलब अंगुलियों में डिफॉर्मिटी होने लगती है। एंड आचार्य चरक ने कृमि के सामान्य लक्षण, आचार्य सुश्रुत ने पैथिक कुष्ठों में कृमि के सामान्य लक्षण बताए हैं, आचार्य चरक ने कफज कुष्ठ में कृमि के सामान्य लक्षण बताए हैं, ठीक है। त्वचा, रक्त और मांसगत कुष्ठ जो होता है, मतलब पहले 3 जो हैं वो साध्य माने गए हैं। मेद तक पहुंच गया जहाँ पे पीड़िका उत्पत्ति और वक्र शोष हुआ, मुख शोथ हुआ, तो वो याप्य है। अगर अस्थि मज्जा शुक्र जहाँ पे अंग भंग होने लगे हैं, शरीर भंग, शरीर भेदन, नासा भंग, तो ये असाध्य है, ठीक है। पहले 3 साध्य, मेद याप्य, अस्थि मज्जा शुक्र असाध्य। अच्छा, कुष्ठ के जो भेद है वो अलग अलग आचार्यों ने थोड़े डिफरेंट बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 7, 11 और 18। आचार्य चरक ने 7, 11 असंख्य। आचार्य षाढंगर ने और भेल, काश्यप, हारित, षाढंगर, भेल, काश्यप, हारित, इन सब ने 18 माने हैं कुष्ठ के भेद। जटिली भाव केशा नाम, यहाँ से सुश्रुत निदान 6वां चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जटिली भाव केशा नाम वृद्धिश्च नखा नाम, पूर्व रूप किसका है? ये है प्रमेय का। प्रमेय में दोष और दुष्य, कफश प्रमेय त्रिदोषज, पित्तज प्रमेय त्रिदोषज,
वातज प्रमेय त्रिदूषज। दूष्य कौन से होते हैं? कफज प्रमेय, त्रिदूषज प्लस मेदजन्य, और पित्तज प्रमेय त्रिदूषज प्लस मेद प्लस रक्त, मतलब रक्त ऐड हो जाएगा इसमें। वातज में मेद रक्त के साथ वसा और मज्जा, ठीक है। और इसके बाद है अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें जैसे कफज प्रमेय त्रिदूषज बताया है, तो कफज प्रमेय में कफ तो रहेगा ही, वात और पित्त दोष भी साथ में है, तो आप ऐसे ही बस याद कर सकते हैं। त्रिदोषज है तीनों प्रमेय, कफज में मेद दूष्य है, पित्तज में मेद और रक्त है, रक्त तो पित्त के साथ होएगा, आश्रय आश्रय भाव है दोनों का। वातज में वसा मज्जा भी इन्वॉल्व है रक्त और मेद के साथ। किसका रोगी चलने से खड़ा रहना, खड़े रहने से बैठना, बैठने से लेटना पसंद करता है? प्रमेय का। गमन से स्थान, स्थान से आसन, आसन से शैया, ठीक है। और नेक्स्ट इज जीर्ण जीर्ण परिज्ञान अभाव व पाद शोफ पूर्व किसके पूर्व रूप, किसके पूर्व रूप हैं? यहाँ से सुषुप्त निदान 7 स्टार्ट हो जाता है उदर रोग का। जीर्ण जीर्ण परिज्ञान अभाव मतलब कि जीर्ण और अजीर्ण का अभाव होना, ज्ञान मतलब पता नहीं चलना कि जीर्ण हो रहा है आहार, अजीर्ण हो रहा है, इसका अभाव रहना। और पाद शोफ ये उदर रोगों का पूर्व रूप है। सन्निपातिक या दूष्य उदर में शीत वायु व मेघ से वेदना की वृद्धि होती है। सन्निपातिक और दूष्य उदर में मेघ शीत वायु से इसकी वेदना की वृद्धि होती है, पेन बढ़ता है। इन द नेक्स्ट इज अभी हमने जो शुक्रगत कुष्ठ देखा उसमें कौन ने मतलब डिफॉर्मिटी इन द फिंगर्स, इसमें दूष्य कौन सा है? शुक्र। और इसमें दोष कौन सा इन्वॉल्व होता है? वातज, ठीक है। वातज एंड शुक्रगत कुष्ठ में कोण मिलता है। और अस्थि मज्जागत में हमने नासाभंग और नेत्र लालिमा पढ़े हैं, तो इसमें नासाभंग अक्षीराग ये मेनली पित्त, इसमें दोष पित्त होता है, और धातु तो अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि और मज्जा दोनों होते हैं, ठीक है। पित्त प्लस मज्जा, नासाभंग अक्षीराग। एंड नेक्स्ट इज कृमि। कृमि जैसे लक्षण पित्त प्लस मेदोगत कुष्ठ में पाए जाते हैं। एंड कंडू, कंडू कफज, जहाँ कंडू होगा वहाँ कफ तो होगा ही, तो कंडू होता है कफ प्लस रक्तगत कुष्ठ में ये लक्षण पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप इसको बार बार सुनिए या फिर इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। एंड नेक्स्ट इज जो गर्भ की गतियाँ, इसमें बताया है कि अंतिम 2 मूढ़गर्भ विषकंभ कहलाते हैं और असाध्य माने गए हैं। गर्भ की गतियाँ कितनी होती हैं? गर्भ की गतियाँ आचार्य ने 8 बताई हैं, 8 गतियाँ हैं। जो लास्ट की 2 गतियाँ होती हैं वो असाध्य मानी गई हैं, ठीक है। और जिसमें अंतिम की 2 गतियों के मूढ़गर्भ जो विषकंभ कहलाते हैं और असाध्य हैं। अच्छा, गर्भ के भेद कितने हैं? मूढ़ गर्भ के भेद हैं 4, कील, प्रतिकुर, बीजक, परीक। एंड इसके साथ ही अगर हम भेदों की बात करें, कई डिजीज़ेस जिसमें कई व्याधियों के भेद सभी आचार्यों ने सेम बताए हैं, जैसे कि प्रमेय के भेद 20 बताए हैं सभी आचार्यों ने, योनि रोग के 20 बताए हैं, एंड उदर रोग के 8 बताए हैं, अपस्मार के 4 भेद बताए हैं। नेक्स्ट इज प्रसव में कारण क्या होता है? प्रसव डिलीवरी के क्या कारण होते हैं? काल परिणाम और स्वभाव। डलहन ने जो पूर्व जन्म कृत कर्म होते हैं उससे बताया है कि स्वभाव बनता है। गर्भ की विच्युति में कितने कारण होते हैं? 3 कारण, कृमि, वात, आघात। कृमि, वात, आघात। एंड नेक्स्ट इज मृत गर्भ के लक्षण क्या होते हैं? गर्भ अस्पंदनम, आविना प्रणाशन एंड शाफ पांडुता, भवती उच्छ्वास पुतित्व शूलम च अंतर्मृते शिशु। गर्भ अस्पंदन, ठीक है, आपको फीटल हार्ट रेट नहीं मिलेगा, गर्भ का स्पंदन नहीं मिलेगा। आविनाम प्रणाशनम, आविनाम मतलब प्रसव की जो पीड़ा होती है, लेबर पेन का नाश हो जाता है, और लेडी का जो शरीर है वो शाफ पांडु वर्ण का हो जाता है। भवती उच्छ्वास पुतित्व मतलब कि इसका जो श्वास है, सांस, ब्रीदिंग में दुर्गंधता आएगी, पूती गंध आएगी,
अंदर जो शिशु है मरा हुआ है, इंट्रा यूट्राइन डेथ के ये लक्षण है, तो उसमें श्वास में पूतिगंध आएगी एंड शूलम पेन होगा। ये च अंतर मृत शिशु के लक्षण हैं। स्त्री की मृत्यु होने पर ही उदरपाटन से गर्भ निकालना चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक श्लोक आता है, बस्तमार विपन्नाया कुक्षी प्रस्पंदते यदि। बस्तमार विपन्नाया, बस्त मतलब बकरा, तो मृत बकरे के जैसे बकरा मर जाता है तो वैसे ही मृत स्त्री, लेकिन कुक्षी में उसका स्पंदन हो रहा है, बच्चा जीवित है, तो उसके मृत्यु के बाद ही उदरपाटन करके बच्चे को निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री जीवित है और पहले ही आप उदरपाटन करके बच्चे को निकालने बैठ गए, ठीक है। बस्तमार विपन्नाया ये किसके लिए कहा गया है? जब स्त्री मृत हो जाती है और बच्चा जीवित रहता है। कुक्षी प्रस्पंदते यदि, ओके। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो गतियाँ बताई थी, मूढ़ गर्भ की 8 गतियाँ हैं, जिसमें मैंने बताया था लास्ट वाली 2 है वो असाध्य है, ठीक है। तो इसमें लाइन है कि अंतिम 2 मूढ़ गर्भ विष्कम्भ कहलाते हैं, वो असाध्य माने गए हैं। तो अंतिम 2 मूढ़ गर्भ की जो गतियाँ हैं उसका नाम क्या है? जो 7th गति है दैट इज़ जटिलोदय प्रतिखुर, मतलब कंपाउंड प्रेजेंटेशन, जटिलोदय प्रतिखुर। एंड 8th है पाद जानोदय, मतलब फुट एंड नी प्रेजेंटेशन, पाद जानोदय, फुट एंड नी प्रेजेंटेशन, ये दोनों असाध्य मानी गई हैं, ओके। इसके नाम आप नोट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो आपको शायद मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी, बट हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इस आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है विधृति का। विधृतियाँ कितने प्रकार की मानी गई हैं? आचार्य चरक ने 2 विधृतियाँ मानी हैं, बाह्य एंड अभ्यंतर। एंड आचार्य सुश्रुत ने विधृतियाँ मानी है 6 प्रकार की, VPKS, वात पित्त कफ सन्निपातिक एंड अगंतुज एंड रक्तज। अगर हम लक्षण देखें तो वातज विधृति के लक्षण क्या है? चित्र उत्थान पाकश्च, मतलब चित्र उत्थान, चित्र मतलब चित्र विचित्र, मतलब डिफरेंट उत्थान होगा उसका और डिफरेंटली वो पाक होगा उसका, चित्र उत्थान पाकश्च। एंड पैथिक में ये पक्व उदंबर के समान मानी गई है। एंड नेक्स्ट इज क्षिप्र उत्थान पाकच, मतलब जल्दी ही उसका उभार आ जाता है, जल्दी ही पाक हो जाता है। और श्लैष्मिक विधृति श्राव के समान मानी गई है, जो श्राव मतलब कि एक प्लेट जैसे होती है उसकी शेप की, श्राव के समान मानी गई है। चिर उत्थान प्रपाकश्च, ठीक है, मतलब धीरे धीरे उत्थान होता है, धीरे धीरे पाक होता है। वातिक चित्र उत्थान, पैतिक क्षिप्र उत्थान एंड श्लैष्मिक चिर उत्थान। एंड नेक्स्ट इज सन्निपातिक। सन्निपातिक होता है घाटलो विषम महान, मतलब जो उभार होता है, घाटलो मतलब उभार, घाटलो उभार होता है, वो उभरा हुआ पार्ट वो विषम होता है, ठीक है, और महान बड़ा होता है। इसके साथ एक और ऐड कर सकते हैं सिम्टम, नाना वर्ण रुजास्राव, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के डिस्चार्ज होते हैं उसमें, विद रुजा विद पेन। एंड नेक्स्ट इज अगंतुज, अगंतुज को हम शतज भी मानते हैं, तो VPKS एंड अगंतुज, इसमें ये पित्त और रक्त जन्य होता है। रक्तज विधृति इसमें ब्लैक मतलब कृष्ण स्फोट होते हैं, रक्तज विधृति में पित्तज विधृति के जैसे ही लक्षण माने गए हैं। एंड नेक्स्ट इज हृदय नाभि और वस्ती के अतिरिक्त अभ्यंतर विधृतियाँ बाहर फूटें तो साध्य मानी गई हैं। हृदय नाभि वस्ती ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इसके अतिरिक्त अभ्यंतर अंदर जो विधृतियाँ हैं वो बाहर फूटे तो साध्य मानी गई हैं, लेकिन हृदय नाभि वस्ती की विधृतियाँ बाहर फूटे तो भी साध्य नहीं मानी गई हैं, ठीक है। विधृतियाँ होती हैं अधोगामी विधृति, ये साध्य मानी गई है। अधोगामी विधृति मतलब नाभि से नीचे जो विधृति होती है वो साध्य है। एंड नेक्स्ट इज कि जो ऊर्ध्वगामी विधृति होती है वो असाध्य है। एंड मक्कल फीमेल्स में ही होता है। मक्कल संज्ञक विधृति का पाक काल क्या है? इसका पाक काल है 7 दिन, मतलब 7 दिन में ठीक हो गई तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हुई तो 7 दिन में इसका पाक हो जाता है। एंड गुल्म में पाक नहीं होता, विधृति में पाक होता है। एंड नेक्स्ट इज मज्जा परिपाक विधृति,
इसमें श्राव जो होता है मेद प्रभ होता है। अब मज्जा परिपाक विदृति होता गया है, मज्जा परिपाक विदृति ये अस्थि में होती है, ठीक है। मज्जा मतलब बोन मैरो, तो अस्थि के अंदर जो मज्जा परिपाक होता है उसको ऑस्टियोमाइलिटिस भी बोलते हैं कि बोन्स के अंदर इन्फेक्शन जा चुका है, विदृति जा चुकी है। तो इसमें मेद के प्रभा जैसा इसका स्राव होता है। और इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं वो स्राव स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है। नेक्स्ट इज सुश्रुत निदान 10 विसर्प। 10th में विसर्प के जो लक्षण हैं, विसर्प कितने प्रकार का है, VPKS वात पित्त श्लेष्मिक एंड त्रिदोषज। इसके साथ ही है क्षतज। जो वातज विसर्प है उसमें विषम गंडों वाला होता है, वातज विसर्प विषम गंडों। पैथिक विसर्प होता है कर्दम निभ, ठीक है। वातज विसर्प में विषम गंडों होता है और पवन ज्वर युक्त होता है। एंड श्लेष्मिक ज्वर होता है तीव्र कंडों युक्त, जहाँ श्लेष्मा वहाँ कंडों तो आएगा। क्षतज होता है कुलथ सदृश फोड़े युक्त, कुलथ मतलब कि कुल्थी के दाल, ब्लैक ब्लिस्टर्स होते हैं जिसमें कुलथ सदृश फोड़े युक्त, ये है क्षतज क्षतज विसर्प। इसके साथ हमने कुल्थी और कहाँ पढ़ा था अभी, कुल्थी नहीं सॉरी ब्लैक ब्लिस्टर्स और कहाँ पढ़े थे, रक्तज विदृति में कृष्ण सफोट, ठीक है। रक्तज विदृति में कृष्ण सफोट एंड क्षतज विसर्प में कुलथ सदृश फोड़े युक्त। त्रिदोषद में मिश्रित लक्षण होते हैं, जहाँ वात पित्त कफ और त्रिदोषद 4 एंड 5वां क्षतज। आचार्य सुश्रुत ने 5 विसर्प बताए हैं, वहीं आचार्य चरक ने 7 विसर्प के प्रकार बताए हैं। VPKS वात पित्त कफ सन्निपातिक, आग्नेय 5वां आग्नेय हो गया, एंड ग्रंथि कर्दम एंड वात पित्तज विसर्प, ठीक है। VPKS वातज पित्तज कफज सन्निपातिक विसर्प, आग्नेय ग्रंथि कर्दम, ये आप 7 याद रख सकते हैं। अगर इसमें दोष देखें तो आग्नेय विसर्प में वात पित्तज दोष होता है, ग्रंथि में वात कफज दोष होता है, कर्दम में पित्त कफज दोष होता है। एंड आचार्य वाग्भट ने 8 विसर्प माने हैं, 7 तो चरक वाले हैं, VPKS आग्नेय ग्रंथि कर्दम एंड इसके साथ ही क्षतज। आचार्य षडानंद ने 8 विसर्प माने हैं, वाग्भट के जो आचार्य षडानंद ने 9 विसर्प माने हैं, 8 वाग्भट वाले एंड 1 है अग्नि दग्धज, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें स्तन्य की प्रवृत्ति में कारण क्या होता है। स्तन्य मतलब लैक्टेशन, दूध कैसे निकलता है, उसमें कारण क्या है, यह है माता का स्नेह लिखा हुआ इसमें। इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिशु का स्नेह, शिशु को गोद में ग्रहण करना, तो इससे स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। एंड स्तन रोग के दूष्य क्या हैं, स्तन रोग के दूष्य है रक्त और मांस। दोस्तों ऐसे और कौन से डिजीज़ हैं जिसमें रक्त और मांस दूष्य हैं, आप नोट कर लीजिए, भगंदर, स्तन रोग एंड लिंग अर्श। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट निदान 11 ग्रंथि। ग्रंथि में जो दूष्य होते हैं वो कौन से हैं, रक्त मांस मेद और कफ, रक्त मांस मेद कफ। ग्रंथि के लक्षण, वातिक ग्रंथि, कृष्ण मृदुवस्ती इफ आतत, ठीक है। मतलब इसमें ये कृष्ण ब्लैकिश कलर की होती है और मृदुवस्ती इफ आतत ब्लैडर जैसे भरा हुआ होता है, सॉफ्ट होता है, वैसे ही ये ग्रंथि होती है वातिक। और इसका स्राव अगर हम देखें तो स्वच्छ स्राव होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। पैथिक में उष्ण स्रावी होती है एंड कफज में पाषाणवत सहनन मतलब पाषाण पत्थर के जैसे ये हार्ड होती है एंड इसकी चिर अभिवृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि है। मेदज में शरीर वृद्धि क्षय हानि, पिण्याक सर्पी प्रतिम मतलब शरीर की वृद्धि के साथ इसकी वृद्धि होती है, शरीर के हानि के साथ इसकी हानि होती है। जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है वैसे ही इसकी वृद्धि होती है। पिण्याक सर्पी मतलब पिण्याक मतलब तिल की खली और सर्पी के समान इसका स्राव होता है। सिराज में अगर चल है मतलब सिराज ग्रंथि अगर चल है तो कृच साध्य है एंड मर्मोथ मर्म में है तो असाध्य है, ओके। और आचार्य चरक ने, जहाँ आचार्य सुश्रुत ने वात पित्त कफ मेद और सिराज ये 5 भेद बताए, वहीं आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं इसके ग्रंथि के। 5
तो आचार्य सुश्रुत वाले हैं। एंड एक एक्स्ट्रा जो बताया मासज, ओके। एंड आचार्य वाग्भट ने और षडंगर ने 6 तो सेम बताए हैं, ठीक है। वीपी के वात पित्त कफ मेदज सिराज मांसज, एंड इसके साथ ही अस्थि व्रणज और रक्तज, ये 3 और बताए हैं, ठीक है। 9 भेद बताए हैं आचार्य वाग्भट एंड षडंगर ने ग्रंथि के। एंड इसके बाद है कि अपची। अपची किसको बोलते हैं? अपची मतलब होता है क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस, मतलब जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? 2 ही लक्षण आप ध्यान रखना है इसके। आम्लक अस्थि सदृश, मत्स्य अंड जाल, मछलियों के अंडे के जाल के समान, या फिर आम्लकी के अस्थि के समान, ठीक है। अ से आम्लक अस्थि सदृश, म से मत्स्य अंड जाल। दोष दूष्य इसमें कौन से होते हैं? मेद और कफ। अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर। ट्यूमर के लक्षण कैसे होते हैं? वृत्त होता है, स्थिर होता है, मंद रुजम होता है, अनल्प मूलम होता है, चिर वृद्धि अपाक, मतलब गोल होता है वृत्त, स्टेबल स्थिर होता है, रुजा मंद होती है, माइल्ड पेन होती है ना के बराबर, अनल्प मूलम मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, चिर वृद्धि, वृद्धि इसकी देर से होती है ट्यूमर की, एंड अपाकम पाक नहीं होता। पहले भी आपने पढ़ा था गुल्प में भी पाक नहीं होता, जबकि विधृति में पाक होता है, और अर्बुद में भी पाक नहीं होता, अपाकम बताया है। भेद, भेद इसके होते हैं 6। वीपी के वात विद श्लैष्मिक या वात विद कफज, रक्त मांस मेद, ठीक है। रक्त अर्बुद और वात अर्बुद में कदाचित पाक भी हो सकता है, हो भी सकता है। रक्तजय में मांस अर्बुद असाध्य माने गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गलगंड। गलगंड में वात और कफ दोष होते हैं। दूसरे उसमें बताया गया है मेद और मज्जा, बट इट्स नॉट मज्जा, इट्स मन्या, ठीक है। ये आप ठीक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरे में वैसे ये वायु और कफ बताया, बट दूसरे में मेदज भी आएगा, ठीक है। एंड सॉरी, दोष इसके वायु और कफ ही हैं, तो वात और कफ प्रकोपित होकर मेद के साथ मिलके, दूषित उसका मेद है, मेद के साथ मिलके मन्या में गलगंड होता है। तो दोष है इसके वायु और कफ, और दूषित है मेद और मन्या, मज्जा नहीं आएगा। मेदोज गलगंड लक्षण, मेद में अगर गलगंड हो गया तो लक्षण क्या है? अलाबुवत लंबवते, अलाबू के समान ये लटकता है, सॉरी अलाबू के समान इसकी लंबाई होती है, देह अनुरूप वृद्धि, ठीक है। शरीर के अकॉर्डिंग इसकी वृद्धि और हानि होती है। गलरे अनुशब्दम करोति, पैथिक गलगंड नहीं होता, ठीक है। मतलब अलाबुवत लंबाई होती है इसकी और देह अनुरूप वृद्धि होती है। आप बस ये 2 लक्षण मेदोज गलगंड के याद रखिए। पैथिक गलगंड नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिए, गलगंड पैथिक नहीं होता। वृद्धि, अब हम नेक्स्ट सुश्रुत निदान 12 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप इसको रिपीटेडली सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हालांकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हमने कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट एग्जाम में मिस ना हो। कुछ ही समय में हम क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मेन संहिता में आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिपीटेडली सुनिए ताकि आपको ये याद हो जाए, और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए PDF प्रिपेयर करने की या फिर टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर करने की, ताकि आपका टेस्ट भी ले सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप हमारे वीडियोस लगातार आपको इसकी वीडियोस की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जो भी एग्ज़ाम आता रहेगा हमारी कोशिश रहेगी आपको हम अपनी वीडियोस में इन्फॉर्म करते रहें। थैंक यू सो मच।